बनाकर देखें 9। सवाल नंबर 1 में आकृतियों के कुछ भागों को चिन्हित किया गया है। हमें ये बताना है वो चिन्हित भाग उस पूरे भाग का कितना प्रतिशत है। जैसे पहले में एक वर्ग है जिसमें 10 गुने 10 यानी 100 समान छोटे छोटे वर्गाकार टुकड़े बने हैं। इन 100 टुकड़ों में से 14 टुकड़ों को चिन्हित किया गया है। तो हमें ये बताना है कि 14 टुकड़े कुल 100 टुकड़ों का कितना प्रतिशत है। इसके लिए सबसे पहले उसका भाग निकालें। तो जो चिन्हित किया गया है 14/100, इससे एक बात और क्लियर हो गया कि 14/100 का क्या मतलब है। इसका मतलब है किसी संख्या को 100 बराबर टुकड़ों में तोड़कर उसके 14 टुकड़ों का मान दर्शाना। अब इसे प्रतिशत में बदलना है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। इसलिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 14%। दूसरा एक आयत है जिसे 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को चिन्हित किया गया है। इसलिए इस बार भी चिन्हित भाग होगा 1/2 और प्रतिशत में बताने के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 50%। तीसरा भी एक आयत है जिसे 5 गुने 5 यानी 25 बराबर आयताकार टुकड़ों में तोड़कर उसमें से 8 टुकड़ों को चिन्हित किया गया है। तो उस चिन्हित आयताकार टुकड़े का भाग है 8/25। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 32%। अगला एक वृत्त है जिसे समान 4 भागों में बांटकर 3 भाग को चिन्हित किया गया है। इसलिए चिन्हित भाग है 3/4। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 75%। अगला एक आयत है जिसे समान 5 भागों में बांटकर 2 भाग को चिन्हित किया गया है। इसलिए चिन्हित भाग है 2/5। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 40%। अगला एक वृत्त है जिसे समान 8 भागों में बांटकर 2 भाग को चिन्हित किया गया है। इसलिए चिन्हित भाग है 2/8। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 25%। 2 नंबर सवाल में साधारण भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने को कहा गया है, जो अभी अभी हमने पिछले सवाल में किया। आइए इसे भी हल करते हैं। 45/50 गुने 100%, हल करने पर 90%। 9/10 गुने 100%, हल करने पर 90%। 33/300 गुने 100%, हल करने पर 11%। एक सही 2/5 गुने 100%, फिर एक सही 2/5 हो जाएगा। 7/5, हल करने पर 140%। 4 सही 3/8 गुने 100%, फिर 4 सही 3/8 हो जाएगा 35/8, हल करने पर होगा 875/2। इसे भी मिश्र भिन्न में बदले तो होगा 437 सही 1/2%। 3 नंबर सवाल में दशमलव भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने को कहा गया है। हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। इसलिए पहले सवाल को हल करेंगे तो होगा 0.6 गुने 100% बराबर 60%। इसी तरह 0.02 हो जाएगा 2%। 0.57 होगा 57%। 0.21 होगा 121%। 0.003 होगा 0.3%।
4 नंबर सवाल में प्रतिशत को साधारण भिन्न में व्यक्त करने को कहा गया है। प्रतिशत चिन्ह का मान होता है 1/100, इसलिए साधारण या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100 से गुना करते हैं। जैसे अगर 10% को साधारण भिन्न में बदले तो लिखेंगे 10 और प्रतिशत चिन्ह की जगह 1/100। हल करने पर होगा 1/10। इसी तरह 70% गुने 1/100 हल करने पर 7/10। 15% गुने 1/100 हल करने पर 3/20। 257%, यहाँ कुछ नहीं कट रहा तो होगा 257/100। 33 सही 1/3 गुने 1/100। 33 सही 1/3 होगा 100/3। हल करने पर होगा 1/3। 5 नंबर सवाल में प्रतिशत को दशमलव भिन्न में व्यक्त करने को कहा गया है। हमने प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना तो सीख ही लिया है। दशमलव में बदलने के लिए एक स्टेप और आगे जाना होगा। जैसे 61% को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुना करके हल करने पर होगा 61/100। अब इसे दशमलव में बदलने के लिए 100 से 61 को भाग देंगे। पहली बार नहीं जाएगा तो यहाँ एक दशमलव लेकर एक जीरो लगा सकते हैं। तो अब 6 बार जाएगा तो 600 घटकर होगा, शेष बचेगा 10। यहाँ फिर एक जीरो लेंगे तो अब एक बार फिर जाएगा और शेष कुछ नहीं बचेगा, तो भागफल हुआ 0.61। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में शॉर्ट ट्रिक से भी बहुत आसानी से बदल सकते हैं। जैसे 61/100 अभी हमने भाग प्रक्रिया द्वारा दशमलव भिन्न में बदला। अब अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो हमने सीखा था कि गुना करते समय दशमलव दाएं की ओर जाता है, तो भाग में ठीक इसका उल्टा बाएं की ओर जाएगा। यहाँ 61 में कोई दशमलव नहीं और 100 से भाग देना है, अतः भाजक में 2 जीरो है, मतलब 2 अंक बाएं जाएगा। तो दशमलव दाएं से आकर 2 अंक बाएं जाएगा तो हो जाएगा 0.61। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसे अच्छी तरह दर्शाने के लिए इसके पहले एक जीरो लग जाएगा तो होगा 0.61। इसी तरह 3% को लिखेंगे 3 गुने 1/100। भाजक में 2 जीरो, मतलब 0.2 अंक बाएं जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक अंक है, इसलिए एक अंक के पहले एक जीरो लेंगे जिससे 2 अंक हो गया, इसलिए 0.2 अंक बाएं जाएगा तो होगा 0.03। इसी तरह 105% को भी लिखेंगे 105 गुने 1/100। भाजक में 2 जीरो, मतलब दशमलव को 2 अंक बाएं जाएगा तो होगा 1.05। इसी तरह 1.26% को भी लिखेंगे 1.26 गुने 1/100। भाजक में 2 जीरो, मतलब 0.2 अंक बाएं जाएगा तो होगा 0.0126। इसी तरह 0.07% को भी लिखेंगे 0.07 गुने 1/100। भाजक में 2 जीरो, मतलब 0.2 अंक बाएं जाएगा तो होगा 0.0007। 6 नंबर सवाल में दिए भिन्न को प्रतिशत में बदलकर ऊर्ध्वक्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। जैसे पहले सवाल में 3 साधारण भिन्न हैं, 1/2, 1/4 और 3/5। इन सभी भिन्नों को 100% से गुना करके प्रतिशत में बदले तो होगा 50%, 25%,
और 60%। अब इसे ऊर्ध्व क्रम में सजाएं तो सबसे छोटा है 25%, मतलब 1/4। फिर होगा 50% वाला भिन्न, मतलब 1/2। और फिर 60% वाला भिन्न यानी 3/5। अगले में भी 3 साधारण भिन्न हैं, 2/5, 13/25 और 7/10। इन सभी भिन्नों को 100% से गुना करके प्रतिशत में बदले तो होगा 40%, 52% और 70%। अब इसे ऊर्ध्व क्रम में सजाएं तो हम देखते हैं कि तीनों भिन्न पहले से ही छोटे से बड़े क्रम में हैं, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में 3 मिश्र भिन्न हैं जिन्हें सबसे पहले विषम भिन्न में बदले तो होगा 7/5, 3/2 और 19/10। अब इन सभी भिन्नों को 100% से गुना करके प्रतिशत में बदले तो होगा 140%, 150% और 190%। अब इसे ऊर्ध्व क्रम में सजाएं तो हम देखते हैं कि इस बार भी तीनों भिन्न पहले से ही छोटे से बड़े क्रम में हैं, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में 3 दशमलव भिन्न हैं जिन्हें 100% से गुना करके प्रतिशत में बदले तो होगा 2%, 15% और 60%। अब इसे ऊर्ध्व क्रम में सजाएं तो हम देखते हैं कि ये भी पहले से ही छोटे से बड़े क्रम में है, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। अब आगे के सवाल में अभी तक हमने जितना सीखा उस पर कुछ प्रश्न पूछा गया है, आइए इसे हल करते हैं। पहले में कहा गया है कि 15 लॉजेंस में से 3 लॉजेंस लिया, हमें बताना है कुल लॉजेंस का कितना प्रतिशत लिया। लिखेंगे कुल लॉजेंस 15, लॉजेंस लिया 3, इसलिए लिया गया लॉजेंस का भाग होगा 3/15। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 20%। आगे है 24 बैर में से 6 खराब हो गया, तो बताना है कुल बैर का कितना प्रतिशत खराब हो गया। वैसे ही हल करेंगे, लिखेंगे कुल बैर 24, बैर खराब हो गया 6, इसलिए खराब बैर का भाग होगा 6/24। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 25%। आगे कहा गया है आज मेरे कक्षा में 7 छात्र छात्राएं उपस्थित थी। यदि कक्षा में कुल 35 छात्र छात्राएं हैं तो हमें बताना है आज कुल कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित थे। लिखेंगे कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 35, कक्षा में उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या 7, इसलिए उपस्थित छात्र छात्राओं का भाग होगा 7/35। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 20%। एक और सवाल है कि 55 मीटर लंबा बांस का 11 मीटर कीचड़ और पानी के नीचे है, तो हमें बताना है कि बांस का कितना प्रतिशत कीचड़ और पानी में है। लिखेंगे बांस की कुल लंबाई 55 मीटर, बांस कीचड़ और पानी के नीचे है 11 मीटर, इसलिए कीचड़ और पानी के नीचे का भाग होगा 11/55। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके हल करने पर होगा 20%। सवाल में कहा गया है हमारे चटर्जी पाड़ा के पुस्तकालय में 2100 कहानी की पुस्तक है। जितनी कहानी की पुस्तक है उसका 30% कहानी की और पुस्तकें खरीदी गई, तो हमें बताना है कुल कितनी पुस्तकें खरीदी गई और अभी पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें हैं। लिखेंगे पुस्तकालय में कुल कहानी की पुस्तकों की संख्या 2100, कहानी की और पुस्तकें खरीदी गई 2100 का 30% यानी 630 पुस्तकें।
इसलिए अभी पुस्तकालय में कुल कहानी की पुस्तकों की संख्या बराबर 2100 प्लस 630 बराबर 2730। सवाल में कहा गया है आज सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है, इसलिए आलम के स्कूल में छात्र छात्राओं में से केवल 20% छात्र छात्राएं ही उपस्थित हुए। आलम के स्कूल में कुल छात्र छात्राएं 1230 होने पर हमें बताना है आज कितने छात्र छात्राएं स्कूल में आए। लिखेंगे आलम के स्कूल में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 1230। तेज वर्षा होने के कारण उपस्थित छात्र छात्राओं 1230 का 20% यानी 246। अतः आज 246 छात्र छात्राएं स्कूल में आए। सवाल है आज मैं कमला नींबू का शरबत बनाऊंगा। 300 मिलीलीटर कमला नींबू के शरबत बनाने में 18% कमला नींबू का रस देना होगा। तो बताना है कुल कितना मिलीलीटर कमला नींबू का रस दिया। लिखेंगे कमला नींबू का शरबत 300 मिलीलीटर, शरबत बनाने में लगा कमला नींबू का रस बराबर 300 मिलीलीटर का 18% यानी 54 मिलीलीटर। अतः 300 मिलीलीटर कमला नींबू के शरबत बनाने में कुल 54 मिलीलीटर कमला नींबू का रस दिया। सवाल में कहा गया है शोभन के इस वर्ष जमीन में खाद का प्रयोग करने के कारण धान की फसल पिछले साल की तुलना में 25% बढ़ा है। अगर पिछले साल 12 क्विंटल फसल हुआ था तो हमें बताना है इस साल कितना क्विंटल फसल होगा। लिखेंगे पिछले साल प्राप्त कुल फसल बराबर 12 क्विंटल। खाद के प्रयोग से फसल में वृद्धि 12 क्विंटल का 25% यानी 3 क्विंटल। अतः इस साल फसल होगा 12 + 3 बराबर 15 क्विंटल। सवाल है रसूलपुर ग्राम की जनसंख्या कुल साल की तुलना में 12% बढ़ी है। यदि पहले इस ग्राम की जनसंख्या 775 थी तो हमें बताना है अभी ग्राम की कुल जनसंख्या कितनी है। लिखेंगे पहले रसूलपुर ग्राम की जनसंख्या थी 775, जनसंख्या बढ़ी है 775 का 12% यानी 93। अतः अभी रसूलपुर ग्राम की कुल जनसंख्या 775 + 93 बराबर 868। सवाल है इस साल हमारे स्कूल से 80 छात्र छात्राओं ने माध्यमिक की परीक्षा दी। यदि 65% छात्र छात्राएं पास हुए तो हमें बताना है कि कितने छात्र छात्राओं ने माध्यमिक की परीक्षा पास की। लिखेंगे इस साल हमारे स्कूल से माध्यमिक की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 80। माध्यमिक की परीक्षा में पास हुए छात्र छात्राओं की संख्या बराबर 80 का 65% यानी 52। अतः 52 छात्र छात्राओं ने माध्यमिक की परीक्षा पास की। सवाल है एक विशेष प्रकार के पीतल में 70% तांबा और बाकी जस्ता है, तो हमें बताना है 20 किलोग्राम के इसी प्रकार के पीतल बनाने में कितना किलोग्राम जस्ता लगेगा। लिखेंगे चूंकि एक विशेष प्रकार के पीतल में 70% तांबा और बाकी जस्ता है, इसलिए पीतल में जस्ता बराबर 30%। इसलिए 20 किलोग्राम के इसी प्रकार के पीतल बनाने में जस्ता लगेगा बराबर 20 किलोग्राम का 30% यानी 6 किलोग्राम। सवाल है चीनी का दाम बढ़ जाने से हम लोगों ने तय किया कि अब से 4% चीनी का कम प्रयोग करेंगे। यदि अभी प्रतिदिन हम लोग 625 ग्राम चीनी का प्रयोग करते हैं तो बताना है कम करने के बाद प्रतिदिन चीनी कितना कम प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन कितना ग्राम चीनी का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे अभी प्रतिदिन चीनी का प्रयोग 625 ग्राम, दाम बढ़ने के कारण चीनी के प्रयोग में कमी 625 का 4% यानी 25 ग्राम।
इसलिए आगे प्रतिदिन चीनी का प्रयोग करेंगे 600 ग्राम। सवाल है, अनिल बाबू अपने मासिक आय से 22% घर भाड़ा देते हैं। यदि अनिल बाबू प्रत्येक महीना 1870 रुपये घर भाड़ा देते हैं तो हमें बताना है अनिल बाबू का मासिक आय कितनी है। चूंकि अनिल बाबू अपने मासिक आय जो कि 100% है उसका 22% घर भाड़ा देते हैं और 22% का मान 1870 दिया है, इसलिए लिखेंगे चूंकि 22% का मान है बराबर 1870 रुपये, इसलिए 1% का मान है बराबर 1870/22, इसलिए 100% का मान है बराबर 1870/22 गुने 100। हल करने पर 8500 रुपये। अतः अनिल बाबू की मासिक आय है 8500 रुपये। सवाल है, यास्मीन खातून अपनी कुल खेती की जमीन का 55% जमीन पर पाट की खेती करती है। यदि वह 11 बीघा जमीन पर पाट की खेती करती है तो हमें बताना है यास्मीन खातून की कुल खेती की जमीन कितनी है। चूंकि यास्मीन खातून अपनी कुल खेती की जमीन जो कि 100% है उसका 55% जमीन पर पाट की खेती करती है और 55% का मान 11 बीघा दिया है, इसलिए लिखेंगे चूंकि 55% का मान है बराबर 11 बीघा, इसलिए 1% का मान है बराबर 11/55, इसलिए 100% का मान है बराबर 11/55 गुने 100। हल करने पर 20 बीघा। अतः यास्मीन खातून के पास कुल 20 बीघा खेती की जमीन है। सवाल है, मेरे परिवार के कुल मासिक खर्च 4750 रुपये खाने में खर्च होता है और दूसरे कार्यों में 5900 रुपये खर्च होता है। यदि खाने का खर्च 10% अधिक और घर के दूसरे कार्यों का खर्च 16% कम होता है तो बताना है कुल मासिक खर्च बढ़ा है या घटा है। लिखेंगे खाने में खर्च बराबर 4750 रुपये, दूसरे कार्यों में खर्च बराबर 5900 रुपये, इसलिए कुल मासिक खर्च बराबर 10,650। प्रश्नानुसार यदि खाने का खर्च 10% अधिक और घर के दूसरे कार्य का खर्च 16% कम होता है तो अब खाने में खर्च बराबर 4750 रुपये का 110% यानी 5225 रुपये। इसी तरह दूसरे कार्यों में खर्च 16% कम करे तो होगा 5900 का 84% यानी 4956 रुपये। इसलिए अब कुल खर्च बराबर 10,181। अतः तुलना करने से ये पता चलता है कि खाने का खर्च 10% अधिक और घर के दूसरे कार्यों में खर्च 16% कम करने पर कुल मासिक खर्च 469 रुपये से घटा है। सवाल में कहा गया है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,250 है। यदि वार्षिक 4% के दर से जनसंख्या बढ़ती है तो बताना है अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी तथा 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। लिखेंगे शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,250। चूँकि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 4% है इसलिए पहले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि 26,250 का 4% यानी 1050, इसलिए अगले वर्ष जनसंख्या होगी 27,300। इसी तरह दूसरे वर्ष भी जनसंख्या बढ़ेगी 27,300 का 4% यानी 1092। अतः 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी 28,392। सवाल में कहा गया है फसल पकने के समय धान की कीमत 1080 रुपये प्रति क्विंटल था। वर्षा काल में धान की कीमत 15% बढ़ गया तो हमें बताना है कि जो किसान फसल पकने के समय 12 क्विंटल धान की बिक्री कर रहे थे उन्हें वर्षा काल में उतने धान की बिक्री करने पर उन्हें कितना रुपये ज़्यादा मिलेगा।
लिखेंगे फसल पकने के समय धान की कीमत 1080 रुपये प्रति क्विंटल, इसलिए उस समय 12 क्विंटल धान की बिक्री पर मिलता 12,960 रुपये। पुनः वर्षा काल में धान की कीमत में वृद्धि बराबर 1,080 रुपये का 15%, 162 रुपये। इसलिए वर्षा काल में धान की कीमत बराबर 1242 रुपये प्रति क्विंटल, इसलिए वर्षा काल में 12 क्विंटल धान का विक्रय मूल्य होगा 14,904 रुपये। अतः वर्षा काल में 12 क्विंटल धान बेचने पर पहले की तुलना में 1,944 रुपये ज़्यादा मिलेगा।